एक लड़की जो सोशल मीडिया पे एक लड़के से मिलती है, मिलने के बाद लड़के से दोस्ती होती है। लड़की की उम्र ज़्यादा थी नहीं, उसे प्यार, दोस्ती, रिश्ते, नाते, इन सारी चीज़ों का न ज़्यादा मतलब पता था। जो कुछ वो सोशल मीडिया पे, रील्स पे, बाकी चीज़ों पे देखती थी, दुनिया उसे जितनी खूबसूरत लगती थी उसी चीज़ को वो सच्चाई मान बैठी थी। उसे लगता था कि जितना मूवीज़ में जैसे इंस्टा प्रोफाइल्स पे दिखाया जाता है, शायद दुनिया उतनी ही अच्छी है। अच्छे बुरे का उसे ज्ञान था नहीं। जो भी मिलता उससे दोस्ती करती थी, जो भी मिलता उससे बात कर लेती। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से एक लड़के पे भरोसा करके जब उसके घर पे वो जाती है, जाने के बाद उससे बातचीत करती है, तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। और इसके बाद जो हादसा हुआ वो तो चलिए छोड़िए, लेकिन इसके बाद जिसने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद वो 600 किलोमीटर दूर जाके कहीं छुपता है। लेकिन उसकी एक गलती, एक छोटी सी 10 सेकंड की भूल कुछ ऐसी हुई जिस वजह से न केवल पुलिस ने उस कातिल को पकड़ा, उस अपराधी को वो पकड़ा, बल्कि अगर कायदे से कहा जाए तो ऐसे नायाब नमूने, ऐसे इन्वेस्टिगेशन के, ऐसे जांच पड़ताल के नायाब नमूने हमारे देश में बहुत कम मिलते हैं। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिस सच्ची घटना को आज आपके सामने रखूँगा, ऐसी कहानी, ऐसी घटना, पुलिस द्वारा जांच की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं मिली हो। बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पुलिस इस हिसाब से, इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से काम करती है। कातिल न जाने कितने किलोमीटर दूर जाता है, कभी कभार हज़ारों किलोमीटर दूर चला जाता है, एक छोटा सा सबूत छोड़ देता है और उसी छोटे से सबूत को हथियार बना के पुलिस उस कातिल तक पहुंचती है। न जाने कितनी मेहनत लगती है, न जाने कितनी जगहों की खाक छाननी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उस मामले को सुलझाती है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा चलूँगा आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे अपने देश के साल, इसी साल के, कायदे से कहा जाए तो माफ़ कीजिएगा, साल 2022 से। साल 2022 में इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के अंधेरी से। दरअसल अंधेरी की रहने वाली एक 15 साल की लड़की, अभी नई नई दुनिया उसने देखनी शुरू की थी, नई नई मोबाइल उसे मिली थी, नया नया सोशल मीडिया पे उसको सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। जो भी उसे सोशल मीडिया पे मिलता अमूमन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती, बातचीत शुरू कर देती। बचपना था, लड़की के अंदर जिज्ञासा थी सबको जानने का, सबकी बातें सुनने का, सबसे अपनी बातें रखने का। और इसी बीच इस लड़की की मुलाकात सोशल मीडिया पे ही एक संतोष मखवाना नाम के लड़के से होती है। मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद ये लड़की उस लड़के से बातचीत शुरू कर देती है। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। दोस्ती कहीं ना कहीं अब प्यार का भी रूप ले रही थी। और इसी बीच अचानक से इस बात की भनक जो है इस लड़की के घर वालों को लगती है। लड़की के घर वालों को भनक लगती है। भनक लगने के बाद घर वाले मना करते हैं कि इस लड़के से बात नहीं करनी, अभी तुम्हारी उम्र महज 15 साल है, तुम्हें पढ़ना लिखना है, तुम्हें कुछ जीवन में करना है, तुम कहाँ बातचीत के चक्कर में पड़ रही हो। बेटी भी समझदार होती है, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की इज्जत को सर आँखों पर रखती है। सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर देती है। बंद करने के बाद जो भी उसकी पढ़ाई थी उस पढ़ाई में फिर से इन्वॉल्व होती है। डेली स्कूल जाती, घर पे आती, मोबाइल को छूती तक नहीं। और इसी बीच अचानक से 25 अगस्त को एक दिन जब एक फंक्शन के लिए, अपने स्कूल के ही छोटे मोटे फंक्शन के लिए ये निकलती है, निकलने के बाद घर पे काफ़ी जिद करती है और कहती है कि आज लौट के आऊँगी, मुझे एक वॉच चाहिए, एक घड़ी लेनी है, सारे लोग स्मार्ट वॉच लगा रहे हैं, स्मार्ट वॉच का ट्रेंड था। ये सारी चीज़ें कहती है, जिद करती है। जिद करने के बाद लगभग 11:50 पे, लगभग दोपहर होने का वक्त आ चुका था, 11:50 पे स्कूल के लिए निकलती है। निकलने के बाद घर वाले रिलैक्स होते हैं और सोचते हैं कि अभी शाम को आएगी, इसके लिए वॉच लेंगे। इकलौती बेटी थी, घर वालों की दुलारी थी। शाम का वक्त होता है, इसके आने का वक्त होता है, लेकिन ये लौट के वापस नहीं आती। घर वाले थोड़ा सा परेशान होते हैं कि इसके आने का वक्त हो चुका है, अभी आई नहीं, शायद जाम में फंस गई या फिर कोई और बात है। थोड़ी देर तक और इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं आती। फिर स्कूल में फ़ोन करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि ये लड़की तो स्कूल गई ही नहीं थी। अब ये बात जब स्कूल वालों से पता चलती है तो घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि लड़की अचानक से कहाँ चली गई।
घर से तो स्कूल के लिए बता के निकली थी, बाकायदा स्कूल ड्रेस वगैरह पहन के निकली थी। तो इस कदर अचानक से जाने का क्या मतलब और कहाँ चली गई? इन्हीं सारे सवालों के साथ अब घर वाले इस लड़की के दोस्तों से, जितने भी इसकी फ्रेंड थी, इसके साथ पढ़ती थी, उन सब से पूछने की कोशिश करते हैं कि शायद, लड़की का नाम वंशिका था, कि शायद वंशिका किसी दोस्त के यहाँ चली गई हो, किसी पार्टी में चली गई हो, या फिर किसी दोस्त का बर्थडे था, लाज लिहाज संकोच में घर पे ना बोल पाई हो, चली गई हो, शायद वहीं पे रुक जाए, ना आए, लेकिन सूचना एक बार हो जाए, बातचीत हो जाए। घर वाले सारे दोस्तों से, सारे जिसके भी इसके अपने थे, उन सब से पूछते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। अब कहीं से भी जब कुछ पता नहीं चलता कि लड़की कहाँ गई है, किसके यहाँ गई है, घर वाले इंतज़ार करते हैं, रात होने का वक्त आ जाता है। उसके बाद इसकी कुछ तस्वीरें लेते हैं और वहीं अंधेरे थाने में जाते हैं। थाने में जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि उनकी लड़की गायब हो गई है। और अचानक से घर से जो चीज़ें हुई थी सारी चीज़ बताते और कहते हैं कि गायब हो गई है, लौट के नहीं आ रही, स्कूल से भी कुछ पता नहीं चल रहा, और आप प्लीज़ हमारी बेटी को खोज दीजिए। अब पुलिस वाले कंप्लेन को लिखते हैं। लिखने के बाद जो पूछताछ थी वो सारी चीज़ें शुरू करते हैं और सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे डाउट है कि कोई भगा ले गया या फिर कुछ अनहोनी हुई हो, आपको जो कुछ लग रहा हो आप सारी चीज़ें खुल के बताइए और पुलिस आपका पूरा साथ देगी, पूरा सपोर्ट करेगी। घर वाले जब ये बात सुनते हैं कि किसी से दुश्मनी रही हो, किसी से कोई रंजिश रही हो, घर वाले कहते हैं कि मेरी बेटी भी महज 15 साल की है, नई नई तो इसने दुनिया देखनी शुरू की थी, इसकी भला किसी से क्या दुश्मनी होगी। हो सकता है किसी ने किडनैप कर लिया हो सकता है किसी ने अपहरण कर लिया हो, बाकी मेरी बेटी अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ नहीं जा सकती। बहरहाल पुलिस वाले सारी चीज़ें घर वालों की सुनते हैं। सुनने के बाद कंप्लेन वगैरह दर्ज करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। ये बात यहीं पे छोड़ते हैं और एक दूसरे थाने क्षेत्र में, ये थाना क्षेत्र लग रहा था विरार का, वसई का थाना क्षेत्र। वसई थाना क्षेत्र में 26 तारीख को 2 बजे एक जगह लगती है जिसका नाम था परेरा नगर। परेरा नगर में बसई ब्रिज के पास एक लाश मिलती है। लाश भी कहना गलत होगा, कायदे से एक सूटकेस मिलता है। कुछ लोग सूटकेस को देखते हैं, सूटकेस के चारों तरफ मक्खियाँ भिनभिना रही थी, सूटकेस से अजीब सी बदबू आ रही थी। अब गांव में अगर ऐसी चीज़ मिले तो लोग कौतूहल बस खोल देते हैं, लेकिन शहर के लोग इस मामले में थोड़ा सा जागरूक होते हैं, उन्हें पता होता है कि कुछ भी हो सकता है। खासकर मुंबई दिल्ली जैसे इलाकों में गांव वाले या फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे वो देखते हैं, देखने के बाद उस बॉक्स के पास खड़े होते हैं, खड़े होकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, आने के बाद बॉक्स को खोलती है, उस सूटकेस को खोलती है, और जैसे ही सूटकेस को खोलती है तो पुलिस वाले भी चौंक के पीछे हट जाते हैं। दरअसल उस सूटकेस में एक लड़की की लाश, जिसके ऊपर एक टी शर्ट पहना हुआ था, नीचे सलवार थी और उसी बगल में एक ड्रेस रखी हुई थी। अब पुलिस वाले इस लाश को देखते हैं, देखने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पूरी लाश, पूरी बॉडी खून से भरी हुई थी, खून जम चुका था। इसके बाद ये लाश किसकी थी, लाश कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें छानबीन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले आसपास के लोगों से इस लाश की तस्वीर दिखाते हैं, चेहरा वगैरह साफ करके फ़ोटो क्लिक करते हैं, आसपास के इलाकों में शेयर करते हैं कि अगर किसी की बेटी 15 साल उम्र हो, 14-15 साल की बच्ची लग रही थी, अगर गायब हो तो आए, लाश के बारे में बताए, रिपोर्ट करे, कंप्लेन करे, बाकी आगे की कार्रवाई फिर शुरू की जाए। पुलिस वाले ये सारी चीज़ें छानबीन करते ही रहते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि अंधेरी थाने में एक 15 साल की लड़की की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई गई है। पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है ये लाश उसी लड़की की हो, लिहाजा पुलिस वाले उस कंप्लेन करने वाले के माँ बाप को फ़ोन करते हैं, उनको बुलाते और कहते हैं कि एक लड़की की लाश मिली है, 15-16 साल उम्र भी लग रही है, अगर आप आएँ लाश की शिनाख्त कर लें, अगर आपकी बेटी हो तो लाश को लेके जाएं, कंप्लेन दर्ज करवाएं, फिर आगे की कार्रवाई हो। अब वंशिका के माँ बाप भागे भागे बसई स्टेशन जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही लाश को देखते हैं दहाड़े मार के रोने लगते हैं, क्योंकि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी वंशिका की थी। अब एक बेटी जो अचानक से अपने घर से पढ़ने के लिए जाती है, 15 साल उम्र थी, 15 साल की उम्र में उसने क्या दुनिया देखी होगी, क्या किसी से दुश्मनी रही होगी, क्या किसी से कोई रंजिश रही होगी।
अचानक से निकलती है, निकलने के बाद गायब होती है, अगले दिन उसकी लाश मिलती है। ये सारी चीज़ें इतनी अजीब थी कि ना कुछ परिवार वालों को समझ में आ रहा था, ना कुछ पुलिस वालों को समझ में आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आपकी बेटी का कत्ल हुआ है, कि आपको किसी पे शक है कि किसने मारा है, कैसे मारा है, मारने की क्या वजह हो सकती है। परिवार वाले कहते हैं कि हमारी बेटी साहब 15 साल की है, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि या फिर आप लोगों को किसी से दुश्मनी रही हो, कोई धमकी मिली हो, कोई फिरौती वगैरह मांगी गई हो। तो इस पर भी पुलिस वालों से परिवार वाले कहते हैं कि हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हम तो बड़े सिंपल लोग हैं, साधारण लोग हैं, थोड़ी बहुत जो कमाई है उसी से खाते पीते हैं, ना कोई धमकी मिली है, ना ही इतने अमीर हैं कि हमें कोई फिरौती मांगी जाए। अब पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता। अब चूंकि ये लाश नायगांव स्टेशन के पास मिली थी, वहीं के रेडियस में, तो पुलिस वाले आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरों को, सारी चीज़ों को खंगालने की कोशिश करते हैं कि शायद कहीं से कुछ संदिग्ध मिल जाए, किसी कैमरे में कोई संदिग्ध कैद हुआ हो। और इस कैमरे को जब खंगाल रहे थे, सारे सीसीटीवी फुटेज को जब चेक कर रहे थे, तो इस लड़की के जो माँ बाप थे, वंशिका के माँ बाप जो थे, उनको भी बाकायदा बैठा के दिखा रहे थे कि अगर आपको कोई संदिग्ध दिखे इसमें से तो आप प्लीज़ बताइएगा। सीसीटीवी कैमरा चलाया जा रहा था और वहीं नायगांव स्टेशन के पास एक कैमरे में 2 लड़के कैद होते दिखाई देते हैं। और ये लड़के कोई और नहीं, संतोष मकवाना और उसका एक दोस्त था। अब जैसे ही माँ बाप संतोष को देखते हैं, माँ बाप चौंकते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो मेरी बेटी के पीछे पड़ा था। कुछ दिन पहले मैंने कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी इसके खिलाफ, लेकिन लड़के ने काफ़ी माफ़ी मांगी थी, तो मैंने कंप्लेन वापस कर ली, दोनों में फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और ये लड़का इस जगह पे क्या कर रहा, और लड़का तो शायद जूहू का रहने वाला है। अब जब पुलिस वाले ये चीज़ सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद इस लड़के से अगर कुछ पूछताछ की जाए तो हो सकता है ये लड़का कुछ बता दे। पुलिस वाले अपने सूत्रों से इस लड़के का नंबर निकलवाते हैं, संतोष का, और संतोष को जब फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो संतोष का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। बड़ी हैरान करने वाली बात कि एक लड़का जो शायद कुछ बचा सकता था, शायद उसके पास कुछ जानकारी हो, उसको फ़ोन किया जा रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। लिहाजा पुलिस वाले संतोष के घर का, उसके रूम का एड्रेस निकलवाते हैं, उसको फिर जाके वहाँ मिलने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि उसके घर पे ताला लगा हुआ है। अब एक लड़का जो मर्डर सीन से, क्राइम सीन से कुछ दूरी पे कैमरे में कैद हुआ है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, घर पे ताला लगा है, यानी ये आदमी या तो कातिल है या तो ऐसा कुछ जानता है जिस वजह से ये भाग रहा है। लिहाजा पुलिस वाले अपने जांच, अपनी पड़ताल को संतोष के इर्द गिर्द घुमाने लगते हैं और सबसे पहले संतोष को पकड़ने की, संतोष से मिलने की, उसे धर दबोचने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले संतोष के बारे में डिटेल खंगालते हैं कि संतोष कहाँ गया। सबसे पहले पूरे मुंबई, महाराष्ट्र में खोजते हैं, उसके दोस्त के घर के बारे में पता करते हैं, वहाँ जाते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं से भी ना इस दोस्त का पता चल रहा था, ना ही संतोष का पता चल रहा था। जगह जगह संतोष की फ़ोटो, जगह जगह संतोष की तस्वीर भेजी जाती है, जगह जगह इस बात का ऐलान किया जाता है कि अगर संतोष के बारे में या फिर इस लड़के के बारे में कोई कुछ बताएगा तो इसे कुछ इनाम दिया जाएगा, ठीक ठाक पैसा दिया जाएगा। लेकिन पुलिस वाले चाहे जितनी कोशिश कर रहे थे, इधर इस लड़की के माँ बाप चाहे जितनी कोशिश कर रहे थे, इन दोनों के हाथ, चाहे वो पुलिस हो चाहे इस लड़की के गार्जियन हो, कुछ भी नहीं लग रहा था। पुलिस वाले जब हर जगह से हताश होते हैं, हर जगह से निराश होते हैं, तो इसके बाद अब संतोष की कॉल डिटेल को खंगालने की कोशिश करते हैं। अब आमतौर पे कॉल डिटेल निकालना भी एक छोटी बात नहीं होती। किसी की CDR निकालना हो, किसी ने कहाँ चेक इन किया, कहाँ बात किया, ये सारी चीज़ें बड़ी रिटेन प्रोसेस होता है, बड़ी चीज़ें उसमें होती है। उसके बाद ही फिर कंपनी सारी डिटेल निकलवा के देती है। जैसा पुलिस या फिर कई सीरियलों में दिखाया जाता है, पुलिस वाले फ़ोन किए कि मैं फला स्टेशन से बोल रहा हूँ, मुझे इस नंबर की डिटेल चाहिए, तो ऐसी चीज़ें हमारे कानून के हिसाब से पॉसिबल नहीं, बड़ी कार्रवाई होती है। तो इसके बाद फिर संतोष की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। लगभग 25 तारीख से ही संतोष का फ़ोन स्विच ऑफ था, लेकिन 26 तारीख को लगभग 5:42 पे 10 सेकंड के लिए अहमदाबाद में फ़ोन की लोकेशन पाई जाती है। यानी गलती से या फिर जानबूझ के 10 सेकंड के लिए अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पे संतोष का फ़ोन स्विच ऑन हुआ था। अब बसई पुलिस की एक टीम जैसे ही ये बात सुनती है, फ़ौरन भागती है। भागने के बाद अहमदाबाद पहुंचती है, लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
दूरी तय करने के बाद अहमदाबाद पहुंचते ही आसपास के होटलों में, आसपास की जगहों पे, आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। खंगालने के बाद चाहे जिससे पूछताछ करती है, चाहे जो सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, किसी भी जगह से न कोई सुराग मिल रहा था, न कोई सबूत मिल रहा था। अब पुलिस वाले फिर निराश होते हैं कि मोबाइल मर्डर की लोकेशन से 600 किलोमीटर दूर जाके ऑन हुआ। ऑन होने के बाद 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ, हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से इस लड़के का कुछ पता नहीं चल रहा, कहीं कुछ जानकारी नहीं मिल रही। पुलिस वाले कुछ सोचते हैं, सोचने के बाद तरह तरह से युक्ति लगाने की कोशिश करते हैं, और इसी बीच उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना 5:42 पर जब फ़ोन स्विच ऑन हुआ था, और जाहिर सी बात है रेलवे स्टेशन पे अगर ऑन हुआ तो कुछ इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा होती है कि ये रेलवे स्टेशन पे किसी ट्रेन से ही आए थे। और अगर इस ट्रेन की लोकेशन निकाल ली जाए कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ जाती है, कितने बजे चली थी, तो शायद हमारा काम आसान हो जाए। इसके बाद तुरंत स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करते हैं और पता करते हैं कि कौन सी ट्रेन 5:42 पे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी। पता करते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन जो बेंगलोर से मुंबई होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए यहाँ पे अहमदाबाद होते हुए राजस्थान जा रही थी, यही ट्रेन यहाँ पे आई थी। और ये ट्रेन लगभग 11:00 पे मुंबई में एक दिन पहले थी। पुलिस वाले वहाँ के मुंबई के, महाराष्ट्र के उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं कि ये कहाँ से चढ़ा होगा, कैसे चढ़ा होगा, क्या टिकट लिया। ये सारी चीज़ें मैच कराते हैं। मैच कराने के बाद पुलिस वालों को उम्मीद थी कि शायद कोई टिकट वगैरह अगर खरीदे होंगे तो उस लोकेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये लोग फाइनली गए कहाँ। लेकिन इस बात पे भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। दरअसल इन दोनों ने कोई टिकट लिया ही नहीं था। पुलिस वाले फिर अलग अलग जगह छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं, सारे रिलेशनों को खंगालते हैं कि जो संतोष है या फिर ये जो लड़का है, इसका कोई रिलेटिव निकल जाए, कोई पहचान का निकल जाए। अगर ये अहमदाबाद आए हैं तो ज़रूर अहमदाबाद में कुछ ऐसा होगा। तो सारी छानबीन में, सारी जांच पड़ताल में एक बात जो निकल के सामने आई कि अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर पालमपुर में संतोष मखवानी की पैतृक आवास है। यानी पिता माँ बाप का तो कुछ पता नहीं था, लेकिन इसकी जो दादी दादा थे, एक गांव में जो कि पालमपुर में पड़ता है, ये पालमपुर गुजरात में है, उस पालमपुर में इसका एक घर है और शायद हो सकता है कि ये वहाँ गया हो। अब इस बात की संभावना तो थी। पुलिस वाले जाते हैं, घर पे पूछताछ भी करते हैं। पुलिस वाले अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर आगे जाते हैं, पालमपुर जाते हैं, वहाँ पे घर पे जाते हैं, पूछताछ करते हैं, और घर के साथ साथ पूरे गांव में पूछताछ करते हैं, पूरे इलाके में पूछताछ करते हैं कि क्या संतोष आया था, उसके साथ कोई और आया था। लेकिन सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में पुलिस वालों के हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं कहा कि संतोष या फिर उसके जैसा या फिर उसके साथ कोई और आया था। अब पुलिस वाले फिर निराश होते हैं। निराश होने के बाद फिर पता करते हैं कि अहमदाबाद से लेकर पालमपुर के बीच में कितने स्टेशन हैं। इस छानबीन में पता चलता है कि अहमदाबाद से लेकर पालमपुर के बीच 2 स्टेशन हैं। पुलिस वाले फिर इन दोनों स्टेशनों की सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं। लगभग 570 सीसीटीवी कैमरों को अलग अलग जगह से, ये ट्रेन कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ तक पहुँचेगी, हर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं, और हर जगह इन्हें निराशा लगती है। यानी ये दोनों अहमदाबाद के बाद कहाँ गायब हो गए, किस जगह पे उतरे, कहाँ चले गए, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। इन्होंने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के एग्जिट को भी खंगाला, वहाँ पे भी कुछ कैद नहीं हुआ। अब इसके बाद ये लोग फिर हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। हैरान होके, परेशान होके फिर से पालमपुर जाते हैं। गांव के जो लोकल पुलिस वाले थे उस जगह के, उनसे मदद मांगते हैं, और अपने मुखबिरों को, जो वहाँ के गुजरात के उस पालमपुर के पुलिस वाले थे, अपने मुखबिरों को एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद उन्हें कुछ भनक लगती है कि शायद 2 लोग आए थे, लेकिन इस बात की ना कोई पुष्टि हो रही थी, ना कोई पुख्ता जानकारी थी। पुलिस वाले हैरान होकर, परेशान होकर मजबूरी में इसके दादी के घर रेड करते हैं रात के लगभग 4 बजे, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ पे कोई मिल जाए। रेड करते हैं। रेड करने के बाद पूरे घर की छानबीन करते हैं, लेकिन छानबीन में भी कोई नहीं मिलता। अब इधर गांव वाले जब देखते हैं कि एक घर को बार बार पुलिस आ रही है, परेशान कर रही है, तो गाँव वालों का भी गुस्सा फूटता है कि पुलिस, मुंबई का मामला है, महाराष्ट्र का मामला है, वहाँ से आके हमको यहाँ परेशान कर रही है, क्यों कर रही, क्या कर रही, कोई रीज़न नहीं बता रही। लिहाजा गांव वाले भी इस बात का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ऊपर से आपकी शिकायत करूंगा। पुलिस वाले भी बेचारे डरते हैं। डरने के बाद वापस आते हैं।
लेकिन इसी बीच जो संतोष मकवाना की दादी थी, उसका किसी से कुछ महीनों पहले ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ था। वो झगड़े वो रंजिश की आग में जल भून रहा था। जब ये सारी चीज़ वो सुनता है, सारा वाकया सुनता है, तो सुनने के बाद वो चुपके से पुलिस स्टेशन आता है। आने के बाद कहता है कि साहब 2 लोग आए तो हैं और वो दोनों लोग संतोष और उसका दोस्त ही है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं कि ये दोनों अपनी दादी के घर में ना छुप के अपने पड़ोसी के घर में छुपे हैं। अब पुलिस वालों के हाथ एक तरह से जैकपॉट लग चुका था। पुलिस वाले इस बार सामूहिक रेड करते हैं, उसके दादी के घर पे, उसके बगल के घर पे, और इन दोनों घरों के बीच से ही संतोष और उसका दोस्त विशाल पकड़ा जाता है। पुलिस वाले इन्हें पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद वापस महाराष्ट्र लेके आते हैं, इनसे पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ में जो कहानी निकल के सामने आई और जो कहानी इसने बताई, ये कहानी भी 2 हैं। अब इसमें से जो सच्चाई है वो तो शायद वो 15 साल की लड़की ही जान रही थी, ये राज उसके साथ चला गया। लेकिन इस कहानी के दोनों पहलू मैं प्रयास करूंगा कि आपको शुरू से अंत तक बताऊं। दरअसल संतोष बताता है कि जब सोशल मीडिया पे ये दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद दोनों में प्यार होता है। फिर प्यार धीरे धीरे मुलाकात में बदलती है। लेकिन जो बंसिका है वो कहती है कि मैं किसी भी पब्लिक जगह पे तुमसे नहीं मिल सकती। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया, मेरे माँ बाप को पता चल गया, मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे, मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। लिहाजा कुछ ऐसी जगह पे मिलो जहाँ पे शायद कोई देखने वाला ना हो, कोई जानने वाला ना हो। अब चूँकि लड़की 15 साल की, ना किसी होटल में रूम मिल सकता था, ना कहीं और कुछ मिल सकता था। लिहाजा संतोष अपने एक दोस्त विशाल से कांटेक्ट करता है। विशाल को सारी सिचुएशन बताता है। तो विशाल कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे माँ बाप दोपहर के वक्त घर पे नहीं रहते। अगर तुम चाहो तो दोपहर को इस वंशिका को लेके मेरे घर पे आ सकते हो, आने के बाद मुझसे मिल सकते हो, सारी चीज़ें बातचीत जो तुम्हें करनी कर सकते हो। संतोष ये आइडिया जाता है, वंशिका को बताता है। वंशिका को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है। इसके बाद दोनों को जब मिलना होता विशाल के घर पे मिलते हैं। मिलने के बाद बातचीत करते, उसके बाद वंशिका अपने घर पे चली जाती। लेकिन इस बात की जानकारी जब वंशिका के माँ बाप को होती है, उसके भाई को होती है, तो भाई बहुत गुस्सा होता है, माँ बाप भी गुस्सा होते हैं। वंशिका को भी डांटते फटकारते हैं और संतोष को बुलाते हैं और एक थप्पड़ इसके गाल पे रसीद कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहना। इसके बाद जाते हैं थाने में रिपोर्ट करवाते हैं। अब इस बात में भी कितनी सच्चाई है, ये बात आज भी बड़ी अजीब लगती है। थाने में रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद संतोष रोता गिड़गिड़ाता है, कहता है कि साहब रिपोर्ट मत करवाइए, अगर आप रिपोर्ट करवाएंगे तो मेरी करियर ख़राब हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लड़की के माँ बाप भी मान जाते हैं। मानने के बाद कंप्लेन वापस कर लेते हैं। इसके बाद अब जो ये मार खाया था संतोष, एकदम से जल भुन रहा था, इसे बदला लेना था। बदला लेने के लिए फिर प्लान बनाता है और 25 तारीख को वंशिका से कहता है कि मुझे तुमसे आखिरी बार मिलना है। वंशिका से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है। वंशिका को जब मिलने के लिए वो कन्विंस कर लेता है, तो वंशिका फिर पूछती है कि कहाँ मिलना है। तो इस पर संतोष कहता है कि वहीं जहाँ हम मिलते थे। मिलने के बाद ये उसको लगभग 12 बजे, जब ये घर से तैयार होकर 25 तारीख को निकलती है, 12 बजे पिकअप करता है। पिक करने के बाद विशाल के घर पे लाता है। लाने के बाद फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम चाहती क्या हो। वंशिका साफ साफ कहती है कि देखो मेरे माँ बाप को अभी ये रिश्ता मंजूर नहीं है, वो नाराज़ हो रहे हैं, लिहाजा मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अब इस पर संतोष कहता है कि यार देखो, तुम्हारे लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, तुम्हारे माँ बाप के थप्पड़ तक खाए, और तुम इस कदर मुझे छोड़ दोगे। वंशिका कहती है कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर दोनों में आज तक के जो मोमेंट्स थे उनको लेके झगड़ा होने लगता है कि मैंने इतना टाइम तुम्हारे साथ बिताया। वंशिका कहती है कि मेरी मजबूरी समझो। इस पर संतोष गुस्सा होता। गुस्सा होने के बाद फिर दोनों में हाथापाई होने लगती है। इसके बाद संतोष अपने जेब से चाकू निकालता है, पीछे से विशाल आके वंशिका के मुंह को पकड़ लेता है। इसके बाद लगभग 15 बार ये वंशिका के ऊपर चाकू से करता है। चाकू से करने के बाद उसकी हत्या करता है। अब हत्या हो चुकी थी, लेकिन अब इसके पास कई चीज़ें थी। कुछ ही टाइम पे जो विशाल है उसके माँ बाप आ सकते थे और ये मामला खुल सकता था। लिहाजा सबसे पहले लाश को वॉशरूम में रखते हैं, सारा खून निकलने देते हैं, फ़ौरन पूरे घर को साफ़ करते हैं, जहाँ जहाँ खून के छींटे पड़े थे उसको साफ़ करते हैं। उसके बाद विशाल अपनी अलमारी खोलता है, अपने टी शर्ट को निकालता है, क्योंकि जो वंशिका का सारा कपड़ा था खून से भीग चुका था। उस टी शर्ट को वो वंशिका को पहनाता है, वंशिका के कपड़ों को अलग कर देता है।
उसके बाद एक सूटकेस में, जो वाटरप्रूफ सूटकेस थी ताकि खून रिस के बाहर ना आए, वंशिका को उस सूटकेस में पैक करता है। पैक करने के बाद बगल में ही वंशिका के कपड़ों को रखता है। उसके बाद एक ऑटो रिक्शा पकड़ता है। ऑटो रिक्शा पकड़ के रेलवे स्टेशन जाता है। वहाँ से एक विरार लोकल ट्रेन पकड़ता है और विरार के 3 स्टेशन पहले ही नायगांव स्टेशन पे उतरता है। उतरने के बाद वहाँ से थोड़े आगे जाता है, परेरा नगर पहुँचता है। वहाँ पे एक झाड़ी के पास लाश को फेंकता है और फेंकने के बाद वापस आता है। वापस आने के बाद बसई में फिर अपने कपड़े बदलता है, बाकायदे बाल कटवाता है और बाल कटवाने के बाद फिर वहाँ से ही ट्रेन पकड़ता है बसई रेलवे स्टेशन से और राजस्थान के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद फिर जो सारी चीज़ें हुई आपको मैंने अभी सुना दी। ये तो रहा संतोष का पहलू। अब इस पे वंशिका के माँ बाप का कहना है कि जो संतोष है उसकी बेटी को परेशान करता था, आए दिन पीछे पड़ा रहता था, स्टॉक करता था। वंशिका के माँ बाप ने थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई। थाने वाले संतोष को बुलवाते हैं, लेकिन संतोष कहता है कि साहब अगर आप कंप्लेन दर्ज करेंगे तो मेरा करियर, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये बात वंशिका के माँ बाप को भी समझ में आती है, पुलिस वालों को समझ में आ जाती है। पुलिस वाले वंशिका के माँ बाप और इस संतोष का कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। इसके बाद फिर आए दिन ये पीछा करने के बाद जो कुछ हुआ ये बात संतोष के माँ बाप को, माफ़ कीजिएगा, वंशिका के माँ बाप को नहीं पता। तो अब इन दोनों में से चाहे जो कहानी सही हो, लेकिन पुलिस ने जिस हिसाब से जांच किया और कातिल को पकड़ा, ऐसी मिसाल शायद ही कहीं मिली है। चूँकि पुलिस वाले 10 टीमों में लगभग 100 से ज़्यादा लोग 600-700 किलोमीटर के रेडियस में इस कदर चक्कर लगाते हैं, 570 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं, न जाने कितने 100 लोगों से पूछताछ करते हैं, अलग अलग थानों की मदद लेते हैं, उसके बाद इस मामले को सुलझाते हैं। इस मामले के जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे, इनका नाम था राहुल पाटिल। इनके लिए इन्होंने जैसा काम किया, इस काम के लिए इनके लिए एक सैल्यूट, एक जय हिंद जरूर बनता है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको सैल्यूट है इस तरह जय हिंद दिमागता से और इतनी शिद्दत के साथ काम करने का। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए और साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।